Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 10th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपकी सारी न्यूज यहाँ पर कवर हो. तो चलिए देखते हैं आज हमें कौन कौन सी न्यूज यहाँ पर कवर करनी है. फर्स्ट न्यूज इज 7 एक्सफिक्सिएटेड वाइल क्लीनिंग एडिबल ऑयल टैंक इन आंध्र प्रदेश फैक्ट्री. आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में एक एडिबल ऑयल टैंक को क्लीन करते टाइम यहाँ पे जो 7 वर्कर्स थे उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है. ओके, पहले बात करते हैं. तो पहले यहाँ पर 2 वर्कर्स गए उस टैंक के अंदर. जब वो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर गए तो उसी क्लीनिंग के टाइम पर वहां पे क्या हो गया, उनकी दम घुटने से यहाँ पर मौत हो गई. फिर यहाँ पर 5 वर्कर्स, इन 2 वर्कर्स को, जो ये डेड वर्कर्स थे, 2 डेड वर्कर्स, इनको रेस्क्यू करने के लिए गए तो इन 5 वर्कर्स की भी यहाँ पे क्या हो गई, डेथ हो गई. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आंध्र प्रदेश की एडिबल एक फैक्ट्री में हुआ जिसमें एडिबल ऑयल टैंक था. उसको क्लीन करते टाइम यहाँ पे जो 7 वर्कर्स थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. Small satellite launch vehicle D2 will lift off from Sriharikota today. This is important from our prelim perspective. ओके, ये हमारे प्रीलिम्स में इसमें हमारा एक क्वेश्चन जरूर बनता है. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है यहाँ पे. देखिए जो हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे एक व्हीकल की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू सैटेलाइट क्या होता है, जो अर्थ की ऑर्बिट है वहाँ तक जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या था, इंडिया में SLV एंड PSLV, ये 2 सैटेलाइट्स व्हीकल लॉन्चर थे जिसके थ्रू सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता था. बट ये जो दोनों थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और ये हैवी भी बहुत ज़्यादा थे, है ना. जिसके लिए हमने यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, मतलब इसरो ने जो भी सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च होती है इंडिया में, कौन करता है, इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर हमारा एक क्या बनाया गया, एक छोटा स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल बनाया गया जिसे हम कहते हैं SSLV. ठीक है, ये स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है. अब ये SSLV का ये सेकंड मिशन है. पहला ये एक मिशन हुआ था अगस्त 2022 में, बट इट वाज फेल्ड. अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, एक बार इससे क्या कर चुका है, सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है. अभी हमारा दूसरा मिशन है जिसमें क्या किया जा रहा है, 3 सैटेलाइट्स को, कौन कौन सी, EOS-07, JANUS-1 एंड आज़ादी सेट 2, ये 3 सैटेलाइट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, SSLV के थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा. अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दीज सैटेलाइट्स व्हीकल. फॉर एग्जांपल हम इसको अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं. हमें यहाँ पे घर से मार्केट जाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं, है ना. कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, व्हीकल का यूज़ करते हैं. तो ये भी जो SSLV, PSLV और जो SLV, ये सारे ही क्या व्हीकल्स है जिनके थ्रू क्या किया जाता है, जो सैटेलाइट्स होता है वो अर्थ की ऑर्बिट तक यहाँ पर पहुँचाया जाता है. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होंगी चीज़ें. अब देखिए कुछ सैटेलाइट्स क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और जो PSLV एंड SLV होती हैं ये बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा व्हीकल होता है. यहाँ पे अब हम छोटी से सैटेलाइट के लिए हम ये SLV और PSLV का यूज़ कर रहे थे. इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक SSLV को बनाया गया, है ना, ये जिसके थ्रू हमारे जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च किया जाता है. अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमें एक पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसको यहाँ पर जाना है मार्केट. अब उसके लिए वो या तो बाइक यूज़ कर रहा हो, ठीक है, या फिर कार यूज़ करें, बट हम क्या कर रहे हैं, इसके प्लेस पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हेलीकॉप्टर. तो ये कहीं से कॉस्ट इफेक्टिव लगता है आपको, है ना, कि इसमें कितना ज़्यादा खर्चा आएगा. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, SSLV को बनाया गया. अब इसके थ्रू यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस सैटेलाइट से यहाँ पर 3 ये जो व्हीकल है इससे यहाँ पे 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, इंजेक्ट किए जाएंगे. फर्स्ट कौन सा है, EOS-7. ठीक है, ये कैसा, ये US बेस्ड फार्म था, वहां से उसको यहाँ पे बनाया गया है. दूसरा है JANUS-1 एंड चेन्नई स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स आज़ादी सेट 2. तो यहाँ पे 3 है, कौन कौन से, EOS-7, JANUS-1 एंड आज़ादी सेट 2. तो दीज 3 सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च थ्रू SSLV व्हीकल. ओके, अब यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि जो आज़ादी सेट 2 है ना, ये 8.7 kg का सैटेलाइट है. ये इसको 750
स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है ना। इंडिया में जितने भी बात करते हैं स्पेस किड्स इंडिया की बात करते हैं तो उनके द्वारा इन्हें गाइड किया गया था। और इस सैटेलाइट को हमारी 750 गर्ल्स 750 गर्ल्स ने मिलकर गर्ल्स स्टूडेंट ने मिलकर इस सैटेलाइट को यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है SSLV। हमें SSLV के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल कॉन्फिगरेटेड विद 3 सॉलिड propulsion stage and liquid propulsion based velocity trimming module as a terminal stage. और SSLV is a 2 meter in a diameter and 34 meter length with a lift of weight of 120 tons। तो देखिए ये कितना है, इसका जो डायमीटर अगर हम देखिए ये सैटेलाइट व्हीकल इस तरीके का होता है ऐसे। तो इसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर है। और इसकी लेंथ देखें तो लेंथ है इसकी 34 मीटर, ठीक है। और ये कितना वेट लिफ्ट कर सकती है, 120 टन, है ना। तो 120 टन तक का जो वेट है ये SSLV लिफ्ट कर सकती है। ओके, SSLV इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 500 kg सैटेलाइट्स इन 500 किलोमीटर प्लानर। अभी जो SSLV है इसका हम रेंज देखते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज देखें तो ये 500 kg तक की जो सैटेलाइट्स है वो क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। कहाँ तक, जो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है ना। तो 500 किलोमीटर तक अगर हम देखें तो 500 किलोमीटर ऑर्बिट तक ये क्या कर सकती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती है। इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं तो ये लो कॉस्ट है, लो बर्न अराउंड टाइम, इसमें जो फ्यूल लगता है वो भी कम लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब कि ये एक टाइम पर एक से ज़्यादा मतलब मोर देन 2 सैटेलाइट्स ये क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। लॉन्च डिमांड फिजिबिलिटी, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या कह सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है ना। कम पैसे में हम यहाँ पे सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आज एडिटोरियल सेक्शन जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर ब्रूज फीलिंग रूटनेट्स इन दी बोट। अब देखिए जो ब्रूज है, इशू क्या है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो इशू की अगर हम बात करें तो जो ब्रूज है ये एक ट्राइब है। कहाँ पाई जाती है मेनली, ये नदर्न ईस्ट एरिया में, जो हमारा नदर्न ईस्ट एरिया है, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर एंड मिजोरम, यहाँ पे इन स्टेट्स में ये जो ब्रूज ट्राइब्स हैं ये स्प्रेड है, ठीक है ना। मेनली क्या किया जाता है, इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स that do not consider them indigenous to the state। अब इशू ये आता है कि जो मिजोरम वाला सेक्शन है हमारा, मिजोरम में भी ये जो ट्राइब्स हैं वो पाई जाती हैं, बट मिजोरम के जो इंडिजिनियस पीपल है ना, मिजोरम के जो मेल ये क्या है, ट्राइब्स हैं। और जो मिजोरम में यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल हैं वो क्या कंसिडर करते थे, इनको एज अ मतलब सिटीजन, एज अ पर्सन उनको यहाँ पे नहीं रहने देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्राइब है ये मूव करके कहाँ चली गई, त्रिपुरा में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्राइसिस भी हुआ था, त्रिपुरा क्राइसिस। आई होप आपने यहाँ पे सुना होगा। तो मिजोरम में ये क्राइसिस भी हुआ था, जिसकी वजह से जो ये सारी ट्राइब थी वो कहाँ चली गई, ब्रूज में चली गई। सॉरी, ये जो ब्रूज ट्राइब थी वो कहाँ चली गई, त्रिपुरा में चली गई, ठीक है, त्रिपुरा साइड। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था। ये जो एक तरीके से रिफ्यूजी क्राइसिस थी, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जो ये वोटिंग का इनका राइट है वो भी इनको नहीं मिला था, बट अब जाके यहाँ पे क्या हुआ है, इनको यहाँ पर राइट मिल गए। तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने अपनी फीलिंग को शेयर किया है कि अब हमें लगता है कि हम हाँ क्या इसी कंट्री के मतलब इसी देश के जो है नागरिक हैं। तो देखिए क्या है, ओवर 14,000 of the tribe displaced from Mizoram have been registered to vote in Tripura since their rehabilitation process began in April 2021। तो 14,000 से ज़्यादा ये ट्राइब जो थी वो मिजोरम से डिस्प्लेस हुई थी। अब इनको यहाँ पे त्रिपुरा में इन्हें रजिस्टर्ड किया गया है, वो मतलब कि वोट के लिए इन्हें रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और 2021 में ही इनका क्या, अप्रैल 2021 में जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस थी वो बिगेन हुई थी, जिसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, त्रिपुरा में ही जो इनका रजिस्ट्रेशन है वोट के अंदर किया जाने लगा। अभी क्या करें, बट दे आर डिवाइडेड ऑन विच पार्टी शुड गेट द क्रेडिट। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे कि इसमें ये बताता है कि इनको रीलोकेट करने का काम जो है बीजेपी का हो जाता है, और जो इनको रिहेबिलिटेशन और इनका जो केस है उसको पुश करने का काम यहाँ पे जो त्रिपुरा की जो एक पार्टी उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ट्राइब, ठीक है। तो हमने ये देखा ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है, नदर्न ईस्ट एरिया में, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अब यहाँ पे इशू की बात करते हैं कि क्या इशू था। द वोट ऑफ एथनिक वायलेंस फोर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम दी
ब्रू ट्राइड टू लीव देयर होम्स इन मिजोरम। अब मिजोरम में क्या हुआ, इथनिक वॉयलेंस हुआ, इथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, इंडिजीनियस पीपल के बीच में एंड दीज ट्राइब्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ ब्रूज ट्राइब थी उन्होंने क्या किया, मिजोरम को छोड़कर वो कहाँ गई, त्रिपुरा में गई। द डिस्प्लेस्ड ब्रू पीपल फ्रॉम मिजोरम हैव बीन लिविंग इन वेरियस कैंप्स इन त्रिपुरा सिंस 1997। तो ये आज की बात नहीं है, ये 1997 की बात है। तब से यहाँ पर जो त्रिपुरा में कैंप्स होते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वहां पर ये जाकर रहती थी। इन 1997 द मर्डर ऑफ मीजो फॉरेस्ट गार्ड एट द डंपा टाइगर रिजर्व इन मिजोरम्स मैमेट डिस्ट्रिक्ट alleged by Bru militants led to the violent backlash against the community, forcing several thousand people to flee neighboring त्रिपुरा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1997 में ही जो मिजोरम का फॉरेस्ट है, डंपा टाइगर रिजर्व, है ना, तो वहां का जो गार्ड थे, तो ये जो ब्रू मिलिटेंट्स थे उनके द्वारा उनकी क्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट था वो और ज्यादा हो गया। और ये जो ब्रू ट्राइब से ये यहाँ से डिस्प्लेस हुई, कहाँ चली गई, ये जो इनका नेबरिंग स्टेट था वहां त्रिपुरा में ये जाके फंसी। ठीक है, तो द ब्रू मिलिटेंसी वाज रिक्रिएशनरी मूवमेंट अगेंस्ट मीजो नेशनलिस्ट ग्रुप हु हैड डिमांडेड इन द मिड 1990s दैट द ब्रूज बी लेफ्ट आउट ऑफ द स्टेट इलेक्टोरल रोल्स। अब यहाँ पे जो मिजोरम स्टेट था वहां पे ये डिमांड करने लगे कि जो ये ब्रूज हैं, इस ट्राइब को यहाँ पे जो उनका क्या कहते हैं इलेक्टोरल रोल है उससे यहाँ पे इनको हटाया जाए। ठीक है, तो इसी के चलते ये यहाँ पे पूरा केस हुआ था, मिजोरम और ब्रूज ट्राइब के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चला था। अब अगर आप मैप में देखेंगे तो देखिए मिजोरम में ये मणिपुर एजवाल है, ये लुंगेली, मैमेट और कोसबाल, तो यहाँ से ये सारी ट्राइब्स कहाँ गई, त्रिपुरा में एक रिफ्यूजी कैंप है, यहाँ पर सारी जाके रहने लगी। तो आई होप यहाँ पे आपको ब्रूज ट्राइब के बारे में सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यूएस विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, सीनियर अमेरिकन ऑफिसर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, रशिया के इसी के कारण, फॉर दैट रीजन रशिया के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, है ना, मतलब कि कोई उनसे ऑयल परचेस नहीं करेगा ट्रेड में। बट यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जब से ये यहाँ पर सैंक्शन लगा है तो जो रशिया के ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी क्या हुए हैं, डाउन हुए हैं। और इंडिया क्या है, कंटिन्यूसली यहाँ पर जो रशिया से क्या कर रहा है, ऑयल परचेस कर रहा है। तो यहाँ पे एक डायलेमा था हमारे ऊपर कि क्या जो यूएस है क्या करेगा, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जो अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि यूएस है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। ठीक है ना, अगर वो रशियन ऑयल को बाय करता है, परचेस करता है रशिया ऑयल को इंडिया, तो यूएस यहाँ पे उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहा है, दिस सेज दैट द यूएस इज कंफर्टेबल विद द इंडियंस पोजीशन गिवन दैट इट्स परचेस ऑफ रशियन ऑयल एट द रेट्स बिलो द प्राइस cap while responding to calls by Ukrainian lawmaker for secondary sanction against India and China। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें जो यूक्रेनियन लॉ मेकर हैं तो वो यहाँ पे बात करें कि क्या कीजिए आप इंडिया एंड चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाइए, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ अगर हम देखें तो इंडिया एंड चाइना जो ही है जिनके अभी रिलेशन जो है रशिया के साथ यहाँ पे अच्छे हैं, अभी भी हमारे यहाँ पे ट्रेड्स जो है रशिया के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड की जा रही है यूक्रेनियन लॉ मेकर्स के द्वारा कि यहाँ पे इंडिया और चाइना के ऊपर क्या किया जाए, सैंक्शंस लगाया जाए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी G7 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो रशियन ऑयल है उस पर एक प्राइस गैप लगा के रखा है। कितना, $60 का प्राइस कैप लगा के रखा है, मतलब $60 तक में आप यहाँ पे क्या करेंगे, रशिया का जो ऑयल होगा वो यहाँ पे इंपोर्ट के लिए जाएगा, मतलब कि उसका एक्सपोर्ट इसी बीच पर होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वॉर के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रेड है रशिया के, है ना, सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसी वजह से जो प्राइस है वो क्या हो गया है, उसका प्राइस लो हो गया। और यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, ये जो लो प्राइस ऑयल है रशिया से वो कंटिन्यूसली परचेस कर रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पे जो यूएस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, तो उसको हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जो हमारे अगर हम रिलेशन की बात करें तो हमारे कैसे रिलेशन है, एक कॉन्सिक्वेंटियल पार्टनर है इंडिया, है ना, हम यहाँ पे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ही एडेड दैट वाइल इंडिया एंड यूएस डू नॉट ऑलवेज शेयर द सेम पॉलिसी अप्रोचेस। उन्होंने ये कहा कि इंडिया और यूएस ने, मतलब कि हम कह सकते हैं कभी भी ऐसा सेम पॉलिसी अप्रोच नहीं रही है, बट स्टिल विद रिगार्ड टू रशियन एंड यूक्रेन द टू कंट्रीज शेयर द कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर दैट इज फाउंडेड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी।
बट इन्होंने ये कहा कि कभी भी इंडिया और रशिया के जो, अगर हम अप्रोच की बात करें, पॉलिसी अप्रोच की बात करें, तो वो कभी भी सेम नहीं रही है। बट यहाँ पर अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं तो इस कंटेक्स्ट में ये इंटरनेशनल रूल है, एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ है कि यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा, है ना। अब देखिए, आप हम पर सैंक्शंस लगा देंगे, यूएस अगर सैंक्शंस लगा देता है कि आप रशिया से ऑयल परचेस नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से हमारी जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, वो क्या होगी, हर्ट होगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये कहा कि भले हमारी पॉलिसीज जो हैं वो सेम नहीं रहे, अप्रोचेस सेम नहीं रही, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी हो उसको हम यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वाई पार्शियल लॉस ऑफ वीजा नॉट कंसिडर्ड फॉर रेलवे फेयर कट। पहले हम इशू की बात करते हैं कि क्या है। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उन्होंने क्या किया है, जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनसे यहाँ पे जवाब मांगा है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि यहाँ पे ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, है ना, जो डिसेबल पीपल होते हैं, उनको यहाँ पे 100% क्या किया जाता है, फेयर कट, मतलब कि 20 to 75% क्या किया जाता है, कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है ना। उनका जो फेयर कट होता है तो उसमें जो किया जाता है 25 to 75% फेयर कट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इशू ये आ रहा है कि जैसे कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे 4 फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज को बताया है, 4 फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज को उन्होंने यहाँ पे बताया। पहली कौन सी, पहली की जैसे कि कोई पेशेंट है, उसमें 11 अलाइनमेंट्स है, जैसे कि कोई कैंसर से यहाँ पे डायग्नोस्ड है, एड्स है, हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, तो पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी की अगर हम बात करें तो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, या फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। थर्ड कैटेगरी इज मेंटली चैलेंज्ड पीपल, जो मेंटली यहाँ पर अच्छे नहीं है, उनके बारे में बात की। यहाँ पे फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो पर्सन आते हैं जैसे कि किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है ना, कोई देख नहीं पा रहा, ब्लाइंड है ना, उनको आईसाइट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ कैटेगरी की हम बात करते हैं तो यहाँ जो फेयर कट ये प्रोवाइड किया जाता है वो किसको प्रोवाइड किया जाता है, वो पर्सन जो 100% क्या है, वो पर्सन जो 100% जिसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ साइट है ना, क्या है, एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्या है, ब्लाइंड है, उस पर्सन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो फेयर कट है प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जैसे जो पर्सन है जिनको यहाँ पे हियरिंग प्रॉब्लम है और साइट की प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, इनके साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है जो इनकी हेल्प करता है ना, तो उसको भी क्या किया जाता है, यहाँ पे फेयर कट जो होता है प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो 100% मतलब जो पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लाइंड होगा, सिर्फ उसे ही यहाँ पे क्या होगा, फेयर कट प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक पिटीशन फाइल की गई है कि ऐसा, इसको इसी पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है कि सिर्फ यहाँ पे जो फेयर कट है वो किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो 100% यहाँ पे ब्लाइंड है। यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं जो यहाँ पे जिनको पार्शियल लॉस ऑफ विजन है, जिनका पार्शियल लॉस ऑफ विजन है, उन्हें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फेयर कट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री से एक्सप्लेनेशन मांगा है किसने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने। तो आई होप आपको यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है, इशू है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, व्हाट इज दिस। तो हम इस बॉडी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। ये आरटीआई जो एक्ट है हमारा, आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, इसके अंडर इस बॉडी को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है ना, तो द सीआईसी वॉज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 में इसे क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको याद रखना है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे ही जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 है उसके अंडर एक प्रोविजन था जिसके तहत ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। इसके मेंबर की बात करें तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशनल कमीशन। तो इसमें मोर देन यहाँ पे टोटल एक चीफ होते हैं और 10 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसमें अपॉइंटमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और यहाँ पे किसकी के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे एक कमिटी होती है। उस कमिटी में कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, लोकसभा के जो लीडर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के वो, एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनके द्वारा इनका नेम जो होता है रिकमेंड किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं।
तो आई होप आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस यहाँ पे क्लियर होगी। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कमीशन एक्सटेंड ओवर ऑल दी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज। तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है ना, तो इसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ चलता है, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर इसका ज्यूरिडिक्शन चलता है, ठीक है ना। ये उनसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करती है टर्म्स कि उन्हें अगर 5 साल के रख लेना है, 6 ईयर के लिए रखना है, 7 के लिए, जो टेन्योर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है। या फिर आप कोई भी पर्सन 65 ईयर यहाँ पे जो एज है उसको यहाँ पे अगर अटेंड कर लेता है तो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी इसमें से पहले होगा, या तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा टेन्योर ये टाइम पीरियड डिसाइड किया गया, या फिर जो एज है, इन दोनों में से अगर जो भी पहले आता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका टेन्योर हो रहता है। और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। तो आपको यहाँ पे याद रखना, जैसे कुछ कुछ बॉडीज होती है जिसमें रीअपॉइंटमेंट किया जाता है, बट इसमें क्या है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। पावर की और फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर आरटीआई 2005। आरटीआई के अंदर किसी भी पर्सन ने अगर इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करी है ना, और या फिर उसके किसी भी चीज के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, कंप्लेन किया, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे एक कंप्लेन हुई, एक पिटीशन फाइल की गई है, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसकी जो इंक्वायरी होती है और रिक्वेस्ट जो होती है रिसीव की जाती है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इट कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई इशू ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उस पर वो क्या कर सकते हैं, ये जो कमीशन है वो इंक्वायरी भी कर सकता है। इंक्वायरी के लिए यहाँ पे ऑर्डर जो है जारी कर सकता है। While inquiring, the commission has the power of a civil court in respect of summoning, requiring documents, etc. जब ये इंक्वायरी होती है ना, किसी भी केस को लेकर अगर यहाँ पे इंक्वायरी होती है तो ये जो CIC है इसके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की जैसी, जैसे सिविल कोर्ट के पार्ट यहाँ पे पावर होती है ना, इन रिस्पेक्ट टू समनिंग, रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कलेक्ट करने की, समन करने की, तो इनके पास किसकी इक्वल पावर होती है, जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनके इक्वल यहाँ पर इनके पास पावर होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डिस्कशन, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल एडोवर्स न्यूज एनालिसिस ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सारी PDF शेयर की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।